Good evening, everybody. Bajay, you are able to hear my voice clearly? All right. Okay. So Bajay, in the previous class, we were discussing the modern periodic table. Okay. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बच्चे हमने क्लासिफिकेशन जो उसकी अरेंजमेंट है वो हमने कंप्लीट कर ली थी. सो बच्चे टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स हम कहते हैं बच्चे द ग्रेजुअल चेंजेस दैट यू सी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज ट्रेंड, फिर हम उसको आगे समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज अ ट्रेंड? ट्रेंड्स जो हैं बच्चे वो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होते हैं. ओके, व्हाट आर दीज आर ग्रेजुअल चेंजेस. व्हाट आर ट्रेंड्स आर ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रॉपर्टीज. ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. ओके, ट्रेंड्स क्या है बच्चे? दे आर ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. या आप कह सकते हो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. ट्रेंड्स आर आल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. ओके, पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है बच्चे? कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, there will be gradual change in properties, जिसको हम क्या कहते हैं? We can also call it trends. Is this term clear? All right. अब बच्चे देखो, we will describe trends in two ways. आप दो तरीके से ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करोगे. You will be explaining trends in two ways. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? First is across the period. बच्चे when we say across the period means left to right. across the period का क्या मतलब है बच्चे? left to right और across the period, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल बच्चे if we are in period 1, हम यहां से क्या करेंगे? we'll move this side. period 2 में है तो ऐसे चलेंगे. period 3 में है we'll move like this. So across the period means left to right. Across the period, it means left to right. ठीक है बच्चे? Is this clear? अगर मैं आपको बोलता हूं ट्रेंड क्या है across the period, left to right जब हम जाएंगे ट्रेंड क्या होगा? Across the period. सेकेंड जो बच्चे हम ट्रेंड देखेंगे, second trend that we will see is top to bottom, that is down the group. बच्चे what do we understand by down the group? down the group मतलब होता है बच्चे top to bottom. down the group means what? from top to bottom, ऐसे नीचे. इसको कैसे देखेंगे बच्चे? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन ग्रुप 1, अगर आप ग्रुप 1 में हो, यू विल बी मूविंग डाउन. सेम ग्रुप में आप नीचे ऐसे मूव करोगे. ठीक है? अक्रॉस द पीरियड इज लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इज डाउन द ग्रुप. क्या ये चीज क्लियर है सबको? इफ आई से अक्रॉस द पीरियड मतलब आई हैव टू मूव लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे. इफ आई से डाउन the group means top to bottom in the same group. Is this clear? बच्चे ये चीज सबको समझ आ गई? बच्चे can you hear my voice? All right. Okay. चलो. तो बच्चे बिफोर गोइंग ऑन टू ट्रेंड्स, सबसे पहले जब हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको ये समझना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होती है. बच्चे इफ यू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज चेंजिंग,
we'll be able to explain all the trends. तो बच्चे what we'll do is we'll be first picking across the period. Across the period समझेंगे बच्चे. Let's say you are in period 1. आप हो period 1 में. You are in period 1. Okay, you are in period 1. तो हमें जाना है left to right. I have to move left to right. कैसे जाएंगे हम? Left to right जाएंगे. Okay. अब बच्चे when we are to move left to right, जब हमें left to right move करना है, so I'll be first picking up element hydrogen. Group 1 period 1 is hydrogen. तो बच्चे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे K shell 1 इलेक्ट्रॉन. एंड व्हेन आई मूव अक्रॉस, लास्ट एलिमेंट आएगा ग्रुप 18 में. पीरियड 2 में जो पीरियड 1 में जो लास्ट एलिमेंट है किधर है? ग्रुप 18. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इज 2. एटॉमिक नंबर इज 2. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो K2. अब अच्छा, व्हाट आर यू नोटिसिंग? व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड, आपका पहला इलेक्ट्रॉन आ गया. एंड व्हेन वी रीच द लास्ट, उसी शेल में सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो गया. तो बच्चे के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम यू कैन गेट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो हम यहाँ एक पैटर्न क्या नोटिस किया हमने? व्हेन वी मूव्ड अक्रॉस द पीरियड, you reach the last element, outermost shell is completely filled or the shell becomes completely filled. यानी यहां जीरो वैलेंसी है. ठीक है. but बच्चे we will have to check whether this same pattern is followed in period 2 and period 3 also. period 1 में तो यही ट्रेंड है. when you move across the period, you reach the last element, वहां क्या होगा? the shell is completely filled. okay, let's check whether this same pattern exists in period 2 also. देखते हैं क्या ये सेम पैटर्न पीरियड 2 में है. बच्चे पीरियड 2 वी हैव लिथियम. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3 Kl. बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 1. अब बच्चे व्हाट वी नोटिस इन फर्स्ट पीरियड, वी ओनली हैड एलिमेंट्स विद K शेल. हाइड्रोजन एंड हीलियम both had only K shell, सिर्फ K shell था. पर जैसे ही आप सेकेंड पीरियड में आए, as soon as you reach the second period, what happened? यहां सेकेंड शेल ऐड हो गया और देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया. what is going to happen to beryllium? beryllium में क्या होगा? beryllium is atomic number 4. I am moving left to right. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे? K2L2. सेम शेल में बचे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया. दिस इज द सेम ट्रेंड व्हेन वी कम टू बोरॉन. बोरॉन विल बी 2 3, कार्बन विल बी 2 4, नाइट्रोजन विल बी 2 5, ऑक्सीजन विल बी 2 6, फ्लोरीन का क्या होगा बचे? 2 7, एंड नियॉन विच इज लास्ट, इट इज 2 8. तो बचे वही सेम ट्रेंड है. आप सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, सेम शेल, electron is added one by one, increasing, and when you reach the last, the shell is completely filled. is this clear? ये चीज समझ आ गई सबको? when you move across the period, same shell, electron will be added, it will increase one by one. at the end इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में है बचे वो कंप्लीटली फिल कर देंगे शेल को. एट द एंड यू विल सी जीरो वैलेंसी. ठीक है बचे, यही सेम ट्रेंड पीरियड 3 में भी है. एटॉमिक नंबर 11 KLm 281. देखो थर्ड शेल 281 सोडियम. मैग्नीशियम 282. थर्ड शेल में देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आ गया मैग्नीशियम पे. एल्यूमिनियम पे जाओगे बच्चे, थर्ड शेल में तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. एंड व्हेन यू रीच लास्ट आर्गन, बच्चे आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इट विल बी 2 8 8.
बिकॉज इट इज 18। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 18। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो। तो बच्चे व्हाट ट्रेंड आर वी ऑब्जर्विंग? ऑलराइट बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड हम क्या ट्रेंड देख रहे हैं? सेम शेल, और यू कैन से नंबर ऑफ शेल्स। जो नंबर ऑफ शेल होंगे बच्चे, इट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल पीरियड 1, पीरियड 1 बच्चे, पीरियड 1 में कितने शेल होंगे? यू विल हैव ओनली 1 शेल। ओके। पीरियड 2, एटम्स में कितने शेल होंगे? 2 शेल्स। पीरियड 3, हाउ मेनी शेल्स? 3 शेल्स। ओके, एंड सो ऑन। सो बच्चे, व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, एक नया शेल ऐड होगा, अ न्यू शेल विल बी एडेड, एंड व्हेन यू रीच द लास्ट, जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड, when you reach last element of period, what is going to happen? Shell is going to be completely filled. Outermost, बच्चे जो भी उस एलिमेंट का आउटरमोस्ट शेल होगा, it will be completely filled. ठीक है, यही ट्रेंड था ना बच्चे? जब हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे उस पीरियड के, आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाएगा? इट विल बी कंप्लीटली फिल्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया? ये चीज याद रखनी है, क्योंकि बच्चे अगर हम इस चीज को याद रखेंगे, इफ यू रिमेंबर दिस, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल द ट्रेंड्स। सारे ट्रेंड्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। ओके, चलो, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप देखते हैं। ओके, डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है? ओके बच्चे, आई विल बी पिकिंग द एग्जांपल ऑफ ग्रुप 1 ओनली। ग्रुप 1 का ही एग्जांपल लेते हैं बच्चे। इन ग्रुप 1 वी हैव फर्स्ट हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम एंड पोटेशियम। हम इसी से ट्रेंड समझ जाएंगे बच्चे। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर इज 1, सो के शेल 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर बच्चे 3 है, सो इट विल शो Kl2 1. Sodium atomic number is 11, it will show KLM 3 shells 2 8 1. What about potassium? Potassium is 19, KLMN 2 8 8 1. Now, what is the pattern that you observe? 1 electron in the outermost shell. Lithium same group, outermost shell में 1 electron. Sodium outermost shell में same electron. Potassium outermost shell same electron, same number of electrons. So बच्चे, what is happening when you go down the group? जब आप down the group जाओगे, a new shell will be added. According to period number you will see the shell. Down the group a new shell is added. पर बच्चे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होगा? outermost shell will have same number of electrons. Down the group what is going to happen? You will see same number of electrons in the outermost shell. बच्चे, this same trend आप ग्रुप 2 में देख सकते हो। बेरिलियम के एंड एल 2 शेल हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड में है। सो व्हाट वुड बी द ट्रेंड? 2 2. मैग्नीशियम 2 8 2. कैल्शियम का क्या ट्रेंड होगा बच्चे? 2 8 8 2 2 2 2. तो आउटरमोस्ट शेल में बच्चे क्या हो रहा है? यू आर सीइंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
इज दिस क्लियर? ये चीज समझ गए? तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बच्चे, एक नया शेल ऐड होगा, पर आउटरमोस्ट शेल के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू या उनका नंबर सेम रहेगा. ओके, सो डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग? ओके, डाउन द ग्रुप, down the group, what is happening? A new shell is added. A new shell is added. और बचे जो outermost shell की valence electrons हैं, outermost shell, the number of valence electrons is same. Okay, so outermost shell, the number of valence electrons would be same down the group, पर बचे एक new shell add होगा. अब बच्चे we will be using these trends to explain other trends. इस trend को हम use करके सारे trends explain कर सकते हैं. बच्चे the first trend that we have to explain is valency. How will valency vary across the period? बच्चे how will valency vary across the period? Valency कैसे vary करेगी? Okay, बच्चे if I look at across the period, okay, I'll pick example of period 2. Period 2 का example लेते हैं. Okay, it will decrease, the valency will decrease. What do you think? Valency will decrease. बच्चे देखो, if I move here, अगर मैं यहां मूव करता हूं, लिथियम में बच्चे वैलेंसी होगी +1, बेरिलियम की वैलेंसी होगी +2. ओके, कम टू बोरॉन, बोरॉन इज +3. ओके, देन कार्बन +-4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियॉन विल बी 0. तो बच्चे व्हाट यू विल ऑब्जर्व, फर्स्ट इट विल इंक्रीज, क्योंकि बच्चे आउटरमोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी विल बी टू लूज. सो +1, +2, +3, +-4, देन -3, -2, -1, 0. दिस इज द ट्रेंड. और बच्चे ये ट्रेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक करके इंक्रीज हो रहे हैं. सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट वैलेंसी विल इंक्रीज, +1, +2, +3, +-4. Once you have more than 4 electrons, it will be -3, -2, -1, 0. क्या ये चीज क्लियर है? Is this clear? Is this clear? Okay, तो बच्चे across the period, okay, see Janvi, you need to understand, I think carbon and its compounds आपने पढ़ लिया होगा. But once you have more than once you have 4 electrons, बच्चे when you have 4 electrons, losing 4 and gaining 4, it is very difficult as in case of carbon. तो हम बच्चे उसमें शेयरिंग के लिए क्या लिखते हैं? +-4. इज दिस क्लियर? क्योंकि ना टेंडेंसी लूज करने की है, चार ना गेन करने की है, शेयरिंग की है. सो वी जनरली पुट इट एज +-4, कोवेलेंसी. क्लियर? कार्बन कंपाउंड्स में तो ये पढ़ा होगा, तो +-4 लिख देते हैं. ठीक है, आई डोंट नो, मुझे लगता है आपके टीचर्स ने ऐसे पढ़ा दिया होगा कि उसकी कोवेलेंसी 4 होती है. बट +-4 का मतलब क्या है? ना टेंडेंसी लूज करने की, ना गेन करने की, शेयरिंग है. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? Across the period, valency will first increase and then decrease, and finally it will become 0. How do you explain the trend? Same shell में electron एक एक करके add होगा. This is the reason we see this trend. Okay, बच्चे, can anybody tell me what is going to happen down the group?
Down the group, what will happen to valency? Okay, very good. But down the group, what is going to happen? Valency will be constant. Valency will be same. Very good. तो बात समझ आ गई. देखो, अगर हम ये समझ जाएं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, तो बस सारी चीजें समझ आएंगी. वैलेंसी विल रिमेन दी सेम. ओके, क्यों बचे? क्योंकि बचे डाउन द ग्रुप व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक नया शेल ऐड होगा, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक पर्टिकुलर गैप के बाद आप लिख रहे हो एलिमेंट की 2 8 8 18 18 32 32, तो ये गैप है. तो पर्टिकुलर गैप कैसे हो रहा है? जैसे जैसे आपके शेल भर रहे हैं. तो दिस इज द रीजन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सेम एंड वैलेंसी विल बी सेम. बच्चे एक चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज्ड. वैलेंसी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं. What are valence electrons? Valence electrons are number of electrons in outermost shell. Number of electrons in outermost shell. तो बच्चे when you go across the period, valence electrons will increase. Valence electrons will increase. जो वैलेंसी है, वैलेंसी क्या होगी? इट विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज. तो बच्चे वैलेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे अक्रॉस द पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, बट वैलेंसी विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड वैलेंसी. ये पॉइंट तो सबको क्लियर है ना? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. Valence electron is number of electrons in outermost shell. So they are going to increase across the period. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. पर बच्चे वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है. तो पहले वैलेंसी बढ़ेगी, then it will become constant, and then it will decrease and become 0 across the period. Down the group, it will remain same. वैलेंसी भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी. Down the group, वैलेंसी will also remain same. Valence electrons will also remain same. ये चीज क्लियर है सबको? Is this clear? All right. Okay. चलो. अब बच्चे let's talk about next one, that is metallic property. Oh, sorry. Before metallic property, let's talk about atomic size. ओके, एटॉमिक साइज. बच्चे एटॉमिक साइज का क्या मतलब है? साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम. बच्चे व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन अक्रॉस द पीरियड? साइज शुड इंक्रीज और डिक्रीज, और इट शुड रिमेन कांस्टेंट. बच्चे अक्रॉस द पीरियड सेम शेल होता है, तो साइज कांस्टेंट रहना चाहिए ना? व्हाट डू यू थिंक? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज शुड रिमेन कांस्टेंट. ओके, नितिन इज सेइंग डिक्रीज. शेल तो सेम है, शेल तो ऐड नहीं हो रहा, अ न्यू शेल इज नॉट एडेड. तो हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि साइज कांस्टेंट रहना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि शेल तो सेम है. पर बच्चे नितिन आपका आंसर बिल्कुल सही है, द साइज विल डिक्रीज. बट वाई साइज विल डिक्रीज? क्या आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो नितिन? कैन यू एक्सप्लेन? सर जो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, वो उसको जो आउटरमोस्ट शेल में जो प्रोटॉन्स हैं उनको सर वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो सर वो छोटा होता है. ओके, ऑल राइट, वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर. आलोक आपका आंसर भी सही है. बच्चे हमारे दिमाग में क्या आता है व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट? तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, शेल इज सेम, तो व्हाट वी माइट थिंक इज कि शेल तो सेम है, तो साइज शुड रिमेन सेम. पर बच्चे हमें ये चीज समझनी है व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, पॉजिटिव चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस में.
क्योंकि प्रोटॉन ऐड होते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन विल इंक्रीज, attraction increases across the period, electrons are being added in the same shell, but positive charge is increasing in the nucleus, so attraction will increase. And bache, because attraction will increase, size decreases, electron क्या होंगे, nucleus के पास जाएंगे, और due to this increased attraction. So as you move from left to right, size will decrease because positive charge is increasing in the nucleus and electrons are being added in the same shell. As a result, atomic size will decrease. ठीक है, अब मुझे सोच के बताइए, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप, अब तो बहुत इजी हो जाएगा, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन डाउन द ग्रुप, what is going to happen down the group, increase, very good. देखो, now you can easily explain, it is going to increase, why, new shells are added, very good, new shells are added. ठीक है, ये तो बहुत ही इजी था, ये तो हमने देखा ही था, जब हम बचे ग्रुप 1 में ही नीचे आ रहे हैं, ग्रुप 1 में जैसे जैसे नीचे आएंगे, यहाँ एक शेल है अकॉर्डिंग टू पीरियड नंबर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो बच्चे शेल बढ़ता जाएगा, शेल बढ़ते जाएंगे, साइज विल इंक्रीज. ओके, सो आई होप दिस ट्रेंड इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबॉडी. ओके, चलो अब बच्चे बात करते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी की. मेटालिक प्रॉपर्टी, beta, what do you think, what is going to happen to metallic property, left to right, increase or decrease? It will decrease. बच्चे अगर मैं देखूं, ये तो मुझे पीरियोडिक टेबल से ही पता लग रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द मेटल सारे लेफ्ट साइड पे ही हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, तो दिस सिंपली मींस व्हेन आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे जाऊंगा ना, तो इट विल डिक्रीज, मेटालिक प्रॉपर्टी विल डिक्रीज. रीजन क्या है, ये तो हमें पीरियोडिक टेबल से देख के पता चल गया, पर बच्चे रीजन क्या है? इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैंने आपको उसमें इसकी डेफिनेशन बताई थी. मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी to lose electrons. What are metals? Metals are elements which have tendency to lose electrons. Is this clear? ये चीज समझ आ गई. मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो हैं जिनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की है. अब अच्छा, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? वैलेंसी कैसे इंक्रीज हो रही है? +1, +2, +3, उसके बाद क्या होता है, +-4, -3. बच्चे ये तो गेन इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस में वैलेंसी मतलब गेनिंग इलेक्ट्रॉन. अब अच्छा थिंक, इज इट इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन और इज इट इजी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स? विच इज इजी? अगर किसी एटम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसके बाद कोई एटम है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमने कार्बन कंपाउंड्स में भी सीखा है. कार्बन कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना उसको मुश्किल हो जाता है, थर्ड लूज करना और मुश्किल हो जाता है. सो बच्चे एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव टू बी लॉस्ट इंक्रीजेस, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो बच्चे जो एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा मेटालिक है. सो ड्यू टू दिस ट्रेंड व्हाट हैपेंस, जब हम इस साइड जाएंगे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स decreases. So this simply means what? Metallic property decreases.
And बच्चे this tendency to lose electrons, this is also known as electropositive nature. What is electropositive nature? Tendency to lose electrons. Electropositive nature का क्या मतलब है बच्चे? Tendency to lose electrons. तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो डिक्रीज होती जाएगी, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बचे मेटालिक नेचर है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। बचे व्हाट अबाउट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी? लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? बचे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। अगर मेटालिक प्रॉपर्टी कम हो रही है तो बच्चे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो रही है, गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं डाउन द ग्रुप क्या होता है। बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन डाउन द ग्रुप? आपको क्या लगता है मेटालिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या होगा? metallic property down the group, बच्चे down the group what is going to happen? Same. Okay, बच्चे when you come down the group is the size increasing? क्या size increase हो रहा है? बताइए। down the group size is increasing, all right। तो बच्चे when size is increasing, आउटरमोस्ट शेल का जो साइज है, आउटरमोस्ट शेल का जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स they'll become further away from न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। और बच्चे जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होंगे what will happen to attraction? Increase or decrease? आलोक, बचे जैसे जैसे आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से दूर, आउटरमोस्ट शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, तो एनर्जी जो उनके बीच की अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? क्योंकि साइज तो बड़ा हो गया। बचे इट विल डिक्रीज एज यू गो डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, as a result attraction between the outermost valence electron and nucleus decreases। तो बच्चे डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस। अब बच्चे जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होगा, सो व्हाट इट विल लीड टू? दैट मीन्स इट इज मोर मेटालिक। So that simply means अगर बच्चे मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा, if I compare hydrogen with lithium, just a moment, if I compare hydrogen with lithium, which is more metallic down the group? बच्चे lithium is more metallic। अगर मैं पोटेशियम और सोडियम को कंपेयर कर रहा हूं, कौन ज्यादा मेटालिक है? पोटेशियम। रुबिडियम, सीजियम, बच्चे आप नीचे आएंगे मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो बढ़ेगी, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बच्चे? साइज इज इंक्रीजिंग, force of attraction is decreasing, so tendency to lose electron also increases and metallic property will increase। क्या ये ट्रेंड सबको समझ आ गया? ओके, ऑलराइट। तो बच्चे ये थे मेजर ट्रेंड्स जो हमें एक्सप्लेन करने हैं। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दीज आर दी ट्रेंड्स। अब बच्चे वी आर गोइंग टू डिस्कस
discuss the achievements, or you can say the we are going to discuss the achievements of the table. Modern periodic table की बच्चे achievements क्या है? बच्चे when you talk about the modern periodic table, okay, just a moment. Let me just pick up the blank page only. Just a moment. Okay. When you talk about the achievements, बच्चे इसमें जो सबसे पहली अचीवमेंट है, जो बच्चे मेंडलीफ के टेबल में प्रॉब्लम थी, एलिमेंट्स हैव अ यूनिक, या आप कह सकते हो एलिमेंट्स हैव फिक्स पोजीशन. एलिमेंट्स का बच्चे क्या होता है? फिक्स पोजीशन होती है. बच्चे व्हेन आई से एलिमेंट्स हैव अ फिक्स पोजीशन, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बच्चे मेंडलीफ के टेबल में मास जो था वो एक क्या थी? प्रॉपर्टी थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था. पर बच्चे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैव अ फिक्स पोजीशन. व्हाट डज दैट मीन? इन दिस टेबल we are arranging elements on the basis of atomic number. और बच्चे एटॉमिक नंबर क्या होता है? यूनिक होता है. तो जो मेंडलीफ के प्रॉब्लम टेबल में आइसोटोप्स की प्रॉब्लम थी, वो यहां रिमूव हो गई. सो दे हैव अ फिक्स पोजीशन. इज दिस क्लियर? ये चीज सबको समझ आ गई? ऑलराइट. सेकंड बच्चे, इज इट इजी टू लर्न, इजी टू एनालाइज? आपको क्या लगा? इजी लगा समझना कि मुश्किल लगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इज इट इजी टू लर्न, इजी टू एनालाइज? यस, इट इज फार मोर इजी. इजी टू लर्न, इजी टू एनालाइज. देखो हमने कितनी जल्दी ट्रेंड सीख लिए. हमें बस गैप्स पता होने चाहिए एंड यू कैन इजीली लर्न. इजी टू लर्न, इजी टू एनालाइज. All right. Yes, बच्चे it is very easy. हमें वैसे तो हमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का जो टेबल है और मेंडलीफ का टेबल है याद नहीं करना, पर देखो यहाँ प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना कितना इजी है. सीधा गैप्स, वो गैप्स का कोई चक्कर नहीं है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उस तरीके से हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं. इजी टू लर्न, इजी टू एनालाइज. बच्चे, कैन वी इजिली प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स? इजी टू प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. क्या बच्चे ये हो सकता है? बच्चे, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट करना प्रॉपर्टीज इजी है? बताइए. क्योंकि बच्चे देखो ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मूव टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखो फॉर एग्जाम्पल बच्चे वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टिल 118. अब जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, लेट्स से इफ इट इज ऑफ 119, आई कैन इजिली प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज. क्योंकि बच्चे इट विल कम इन ग्रुप 1. ग्रुप 1 में आएगा. इट विल बी अ एल्कली मेटल. अगर ये आइसोलेट हुआ, ये एल्कली मेटल होगा, तो मैं इजिली इसकी प्रॉपर्टीज कर लेता हूं. अनीशा, आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन. मेंडलीफ ने, व्हाई नॉट? अरे वी कैन इजिली प्रिडिक्ट, व्हाई नॉट? बच्चे देखो, अगर 119 पे कोई एलिमेंट आएगा, लेट से उसका सिंबल x है, तो बच्चे उसकी वैलेंसी 1 होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा x2O. क्यों नहीं? हम तो प्रिडिक्ट, हम तो सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं. बच्चे 118 तक तो हम पहुंच ही चुके हैं. अगर मान लो कोई एलिमेंट 119 पे आएगा, तो वो तो ग्रुप 1 में आ गया, और ग्रुप 1 में एलिमेंट की वैलेंसी 1 ही होगी,
तो मैं तो फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं तो प्रॉपर्टीज बता सकता हूं, क्यों नहीं बता सकता? अनीशा, इज दैट क्लियर? व्हाई आर यू सेइंग सो कि नहीं बता सकते? अगर मान लो कोई 120 वाला आया, 120 वाला आया, लेट से आपके पास 120 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आ गया, तो यहां देखो बच्चे 118, 118 ग्रुप 18 में आ गया, तो 119 कहाँ आएगा? ग्रुप 1 में। 120 कहाँ आएगा? ग्रुप 2 में। और बच्चे जो ग्रुप 2 में एलिमेंट है उसकी वैलेंसी क्या होगी? +2। तो हम उसके फॉर्मूलाज भी बता सकते हैं कि जो एलिमेंट ये आएगा उसको तो यही फॉर्मूला बनने वाला है, क्योंकि 118 तक तो हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज वो एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे। तो बच्चे इसमें तो और भी इजी है। ओके, आलोक, आलोक, वी नीड टू अंडरस्टैंड एटॉमिक नंबर इज यूनिक। अब ऐसे कैसे होगा कि 118 जो हमने नंबर पे डिस्कवर कर लिया है, अगर तो 118 का एक और एलिमेंट थोड़ी होगा। एटॉमिक नंबर इज यूनिक। अगर जैसे 45 है किसी, अगर जैसे लेट से अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 22 है, तो बच्चे वो टाइटेनियम ही है और कोई एलिमेंट नहीं होगा वो। इज दैट क्लियर? बच्चे अगर आप यहां ध्यान से देखो, यहां ये लिखा है UUT, UUP, UUS। बच्चे ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत थोड़े टाइम के लिए लैब में बनते हैं, व्हेन यू आर डूइंग रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस। पर बच्चे अब ऐसा नहीं होने वाला कि 118 का कोई और एलिमेंट मिल जाएगा जो हमने एक बार आइसोलेट किया था। बच्चे ये एटॉमिक नंबर यूनिक है। अब 118 से ऊपर वाला ही मिल सकता है, 119, 120, 121 ऐसे मिलेगा। 118 तक जो डिस्कवरी हो चुकी है। चलो, अब बच्चे इसमें कोई लिमिटेशन है? इसमें कोई लिमिटेशन है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको कोई लिमिटेशन दिखती है? लिमिटेशन भी ढूंढनी पड़ेगी, कोई ना कोई लिमिटेशन तो आपको दिखनी चाहिए। व्हाट डू यू से? बच्चे लुक एट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन देखो, हाइड्रोजन की पोजीशन, यस। आराम, आराम, हाउ दिस कैन हैपन? अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिसकी प्रॉपर्टी बीच में आ जाए, तो बच्चे उसका एटॉमिक नंबर 118 से ऊपर ही होना चाहिए, कहीं बीच में नहीं आएगा। अब अगर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होगा नया, वो 118 एटॉमिक नंबर से ज्यादा वाला ही होगा। बच्चे लैंथेनाइड्स में भी कैसे? सारा कुछ तो सीक्वेंस में है, एवरीथिंग इज इन सीक्वेंस। ये देखो 56, फिर 57, 58, 59, 6। बच्चे ये एलिमेंट्स तो डिस्कवर हो चुके हैं, इनके बीच में कैसे एलिमेंट आ सकता है? ओके, यू आर सेइंग मोर देन 118। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे, तो अगर कोई एफ ब्लॉक में जा रहा है एलिमेंट, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, yes, that can also happen, अनीशा, that can also happen। कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है जिसके अंदर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो प्रोटॉन का नंबर है वो 122 मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि हम ये पहले मुझे 119 मिलेगा, फिर 120 मिलेगा, फिर 121 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 125 का मिल जाए। अब अच्छा, जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई थी, नोबल गैसेस ऐसे थोड़ी डिस्कवर हुई कि पहले मुझे 9 का मिला, 10 का मिला, 11 का मिला, ऐसे थोड़ी हुआ। जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, फिर हमने उनको स्टडी किया कि उनमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसे। तो ऐसे कोई थोड़ी है कि पहले 119 का आएगा फिर 120 का आएगा, ऐसा नहीं है। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, तो आई होप दैट इज क्लियर।
तो बच्चे इसमें जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है ये है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनॉमलस। अरहम यू वांट टू प्रिडिक्ट? बच्चे दिस इज व्हाट, यहां देखो हमने ये जो नंबर दिए हुए हैं UUP, इसका क्या मतलब है? इट इज 115। कैसे? देखो 115 उन पेंटियम, उन मीन्स 1, उन पेंटियम हमने देखो रखा हुआ है नाम। जब हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो 115 में फिट हो जाएगा, हम उसको यहां डाल देंगे। देखो उन सेप्टियम UUS, कोई एलिमेंट जो मिल जाएगा हम उसका नाम रखेंगे, यहां डाल देंगे। क्लियर? पर बच्चे ये जितने नेमिंग करी है ना, मतलब इनको हमने कभी ना कभी थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट किया है, तभी ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी अयान बोलो। सर 115 का दूसरा नाम भी है ना? उन वो पेंटियम। कब? नहीं सर, उसका असली नाम पता चल चुका है ना, क्योंकि 118 एलिमेंट्स हैं। बच्चे 115 का क्या नाम रखा गया है? मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम। ओके तो बच्चे उसका मैं नाम आपको तो ये चीज 120। समझा। देखो बच्चे दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो देखो अबव 92 के बाद जो एलिमेंट्स है ना, दे आर वेरी अनस्टेबल। और उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, जिनको हमने लैब में कोई न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम बनाया है या आइसोलेट हुआ है। इनमें से कुछ एलिमेंट्स बच्चे सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चे केमिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, कुछ लोगों ने देखो जैसे आप बोल रहे हो मॉस्कोवियम, तो व्हाट आई गेट इज कि ये किसी रशियन केमिस्ट ने डिस्कवर किया होगा, तो उसने उसका नाम रख दिया। तो बच्चे IUPAC ने इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या किया है, ऐसे भी नाम रखे हैं, उन ट्रिलियम, उन पेंटियम, ताकि बच्चे दुनिया में कंफ्यूजन ना हो ना। अब जैसे कॉपर है, कॉपर तो बच्चे आराम से मिलता है ना अराउंड द वर्ल्ड, पर अगर मान लो जैसे ये मॉस्कोवियम तुम बोल रहे हो, तो उन्होंने उसको आइसोलेट किया, उन्होंने मॉस्कोवियम रख दिया। तो बच्चे इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब वो एग्रीड होना चाहिए। अगर उसको IUPAC ने एग्री कर ली है, तो उन पेंटियम की जगह हम उसका नाम यूज कर सकते हैं मॉस्कोवियम। नहीं सर, क्योंकि यूनिवर्सली कहीं भी अगर हम बुक्स में देखते हैं ना, तो मॉस्कोवियम ही लिखा रहता है। मेरी वाली बुक ऑलराइट में भी ओके मॉस्कोवियम लिखा हुआ था, इसीलिए। ओके ओके बच्चे मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ना। देखो जैसे UUP है, हमने ये जरूरी थोड़ी है कि हमने पहले मॉस्कोवियम डिस्कवर कर लिया था। मैं ये कह रहा हूं कि सर। हमने उसको नाम दे दिया कि इधर एक एलिमेंट आएगा जो यहाँ फिट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके तो ये देखो इधर आई एम नॉट एबल टू सी क्लियरली, देखो इधर अजीब अजीब से नाम रखे हुए हैं, डबलिनियम, रुदरफोर्डियम। तो बच्चे ये इसलिए ही किया गया है कि अगर मान लो कहीं कंफ्यूजन हो भी, तो यू आर एबल टू पुट दैट एलिमेंट देयर। जैसे देखो ये उन ट्रिलियम है, क्या ये एलिमेंट डिस्कवर हो गया अब? देखिए क्या इसका नाम हमने अब रख दिया इसको। अगर ये आइसोलेट हो चुका है तो हो सकता है इसको कोई और नाम दे दिया, उन ट्रिलियम, नहीं तो इसको UUT ही बोलते रहेंगे। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? ये जो हम नाम दे रहे हैं ना, इसलिए ही दे रहे हैं कि अगर मान लो कोई आइसोलेट हो गया तो यहां रख दिया जाए। अब कोई बार क्या होता है, कुछ केमिस्ट जो हैं वो अपने हिसाब से नाम रख देते हैं, अगर उसको IUPAC ने मान लिया है फिर तो कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे अभी आयान ने एग्जाम्पल दिया कि उन पेंटियम को मॉस्कोवियम कह रहे हैं, 113 इज निहोनियम। ओके डन, खत्म। तो मतलब इसका मतलब है यहाँ निहोनियम आ गया, UUT निहोनियम। एंड UUO उन ऑक्टियम, इसकी जगह क्या है? 113 इज निहोनियम। ओके UUO उन ऑक्टियम, ऑर्गेनेसॉन, यस करेक्ट। ये मैंने भी देखा था बुक में, इसका नाम ऑर्गेनेसॉन लिखा हुआ था। ओके 117 टेनेसीन। ओके टेनेसीन जो मुझे समझ आ रहा है कि ये टेनेसी में बना होगा, US में। सिमरन 117 टेनेसीन, ओके टेनेसी। देखो
सो 118 यस। बच्चे देखो 118 तक तो एलिमेंट्स हम कह ही रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट हो चुके हैं, नेचर में नहीं मिलेंगे, थोड़े से टाइम के लिए हम एक बार उन्हें आइसोलेट कर चुके हैं। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट अब आना है वो 118 से ज्यादा ही आएगा। इट कैन बी 119, 120, 121 एटसेट्रा। क्लियर? देखो बच्चे हमारा लॉजिक क्या है, उन ऑक्टियम हमने ये नेम क्यों दिया, क्योंकि कभी ना कभी हमने इसको आइसोलेट किया हुआ है थोड़े टाइम के लिए चाहे। अब इनके जो आप मुझे नाम बता रहे हो जैसे निहोनियम एंड मॉस्कोवियम, तो ये IUPAC ने एग्री करके इनको बाद में क्या कर दिया, पक्का कर दिया। पर देखो इस पीरियोडिक टेबल में अभी भी उन पेंटियम लिखा हुआ है, ये जो मेरे पास शेयर हुआ है, तो ये हो सकता है कि अपडेट नहीं है। ओके क्लियर? All right, चलो let's come back. बच्चे why hydrogen's position is considered anomalous? बच्चे when you talk about hydrogen's position, same as in Mendeleev. It can have valency of +1, it can have valency of -1. तो बच्चे हमें इसे कहाँ रखना था, हम इसे हैलोजन ग्रुप में भी रख सकते हैं क्योंकि ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, सो वी कुड हैव प्लेस्ड इट विद हैलोजेंस। पर बच्चे जस्ट फॉर सेक ऑफ सिमेट्री के लिए हमने इसको एल्कली मेटल्स के ऊपर रखा है। ऑलराइट चलो ठीक है, ऑलराइट एग्रीड, पसीने छूट गए। लेट्स सी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है। यस करेक्ट, टेनिसीन, देखो टेनिसीन, ऑर्गेनेसॉन, ये क्या लिखा है, लिविनोर्वियम, मॉस्कोवियम, फ्लेरोवियम, निहोनियम, कॉपरनिकियम। ऑलराइट चलो, सो इट इज 118 तक पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड। ऑलराइट ओके चलो, आलोक, हिग्स बोसॉन इज नॉट एन एलिमेंट, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। जैसे बच्चे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहते हैं, वैसे पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज और बहुत सारे और पार्टिकल्स होते हैं। यस ऑलराइट बच्चे, यू डोंट नीड टू लर्न दीज, ये तुम्हें याद नहीं करने हैं। अभी सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हीं को याद करने के लिए करो। यस फॉर योर इंटरेस्ट यू कैन लर्न, जनरल नॉलेज के लिए याद कर सकते हो, जीके के लिए याद कर सकते हो, ठीक है। चलो सो बच्चे वी आर थ्रू, वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप आपको अब ट्रेंड्स वगैरह सारे क्लियर होंगे, अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस क्लियर होंगी। बच्चे एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेजर लिमिटेशन हम कहते हैं दैट इज जस्ट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अदर देन दैट इसमें कोई और मेजर लिमिटेशन नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन ही एनॉमलस है, रेस्ट यू कैन से इट इज अ वेरी गुड टेबल। कई बुक्स में बच्चे पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को भी उसमें डाल देते हैं लिमिटेशन में, कि उसको नीचे अलग क्यों रखा है, उसे मेन टेबल में क्यों नहीं डाला। ओके पर बच्चे वो आप कह सकते हो कि बहुत माइनर लिमिटेशन है, अदरवाइज दिस टेबल इज वेरी यूजफुल। ठीक है बच्चे, क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट चलो ओके बच्चे, सो विल बी एंडिंग आवर सेशन हियर, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी अयान। सर ये चैप्टर के रिलेटेड डाउट तो नहीं है, लेकिन अभी ये जैसे खत्म तो हो रहा है सेशन, तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब हाँ हम जी। वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों करते हैं जब वो नॉन मेटल है? क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन वो उनको ज्यादा पावर लगता है ना हटाने में, हम कोई मेटल टाइप का कोई मेटालिक गैस क्यों नहीं यूज कर सकते? बच्चे आपको ये चीज ये समझनी पड़ेगी, हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शंस जो हम करते हैं ना, हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शंस, अगर आप देखो दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन आल्सो, यस सर।
है ना। लेकिन और उसमें एनर्जी बहुत इन्वॉल्व है ना सर, वो तो नेचुरली है। जब हम सिंथेटिकली हाइड्रोजन को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा पावर लगती है। तो हमारे पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है कोई गैस के फॉर्म में जिसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली हमें तो बस एक हैवियर फॉर्म बनाना होगा ना एनर्जी के लिए, और हमें हीट प्रोड्यूस करनी है। देखो बच्चे, जो हम जनरल फ्यूजन रिएक्शंस कर रहे हैं ना, वो हम हाइड्रोजन के साथ ही करते हैं, बिकॉज व्हेन इट कंबाइंस टुगेदर देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ हायर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, है ना। तो यस वो सर। हमें सोर्स ऑफ कहां से मिल रहा है, हम क्यों उस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वही सोर्स है हमारे स्टार्स के अंदर। ऑब्वियसली उसमें और कोई टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होंगी, इसलिए हम हायर एटॉमिक नंबर्स के साथ वर्क नहीं कर रहे, ओके सर। है ना। वी यस सर। नीड टू अंडरस्टैंड। और बच्चे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो होते हैं ना, आई डोंट थिंक सो कि अभी तक हम उसको इतना स्टेबलाइज कर पाए हैं कि उसको हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर पाए। नहीं सर, अभी जनरली टॉप हमारी तो 100 एनर्जी किससे सेकेंड्स ही है। निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से निकल रही है। यस सर, लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए नहीं वो यूज कर बहुत सकते, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो खतरनाक है, और जाता है। बच्चे उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम है ना। यस सर। जस्ट इमेजिन कि हम हाइड्रोजन के साथ ही अभी इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रीजन बीइंग क्योंकि वही स्टार्स और सन के अंदर आप कह सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस है। तुम्हारा जो सोर्स ऑफ मतलब आप कह सकते हो आइडिया है, वो वहीं से आया है। तो जनरली हो सकता है तो कि हम जब वी आर बेसिकली एक मूविंग सन ऑन टू रेप्लिकेट हायर करने की वंस, तो कोशिश उसमें और करते हैं। टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हो, यस सर। दैट हम अभी हाइड्रोजन वाला ही रिएक्शन नहीं कंट्रोल कर पाते ना। तुम्हारा अभी मेजर सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। हम न्यूक्लियस को तोड़ के एनर्जी निकाल रहे हैं, जिसके ऊपर हम ज्यादा वर्क कर चुके हैं। ओके अयान, आई जस्ट वांट टू आस्क, कहीं तुमने अभी रिसेंटली रॉकेट बॉयज वेब सीरीज तो नहीं देख ली है? नहीं सर, मैं नहीं देखता। नहीं नहीं, नहीं वो नहीं मेरा नहीं, पहले से इंटरेस्ट है, मैं पिछले no 2 no no साल no से no no देखता no, चला रहा था। I just wanted to know, because I recently watched the Rocket Boys. It's based on Homi Baba and Vikram Sarabhai's life. ओके तो इट्स अ वेरी गुड वेब सीरीज, यू नीड, अगर देखना चाहते हो देखो, इट इज बेस्ड ऑन होमी बाबा's लाइफ। सर, ये यू यहाँ कैन से से कैसे कनेक्ट हो रहा है? क्या चीज। सर, ये कनेक्ट कैसे हो रहा है इधर से, मतलब? आई जस्ट मुझे ऐसे लगा कि आपने शायद देखी होगी, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा होगा उसके ऊपर। अच्छा। दिस वेब सीरीज हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड, रॉकेट बॉयज। इट इज एक्चुअली वेरी गुड। उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हमें शायद नहीं पता थे। मैं भी जब उसको मैंने देखा तो मतलब आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड टू लुक एट कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है। हमें शायद उनके लाइफ के बारे में पता ही नहीं था। यू नो IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, यस सर, यस सर। उसके फाउंडर जो थे वो विक्रम साराभाई हैं। ओह। देखो, आपको शायद जो लोग बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ते हैं या जिनको जनरल नॉलेज इतनी ज्यादा, उनको शायद पता होगा। मुझे तो ये वेब सीरीज से पता चला, मुझे पता ही नहीं था ये। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है अहमदाबाद, उसके जो फाउंडर वो थे, ट्रस्टी, विक्रम साराभाई थे। उन्होंने ही इसरो यस। स्टार्ट किया। और उनके जो अंडर किसने काम किया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्कड विद विक्रम साराभाई एंड होमी बाबा। और होमी बाबा ने किसके अंडर काम किया, सीवी रमन। ओह। So can you मुगल imagine लॉरी। the amount of intellect that worked together? यस सर। Then Dr. Bhatnagar, he was also a member of team member of Dr. Homi Baba. Yes, we have read about books, पर जब हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा को डेवलप किया, व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस्ड, तो मतलब दैट इज इमेंस। मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के साइंस की फील्ड में, दैट्स इनॉर्मस। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अभी जस्ट रिलीज हुई है तो मैंने भी देखी है, तो मुझे लगा शायद आपने भी देखी, इसलिए आपका इंटरेस्ट जागा, क्योंकि उसमें होमी बाबा का पैशन दिखाया हुआ है इस फील्ड के लिए। सर, दैट इज आप यकीन नहीं करेंगे मेरा इंस्पिरेशन कहाँ से और मेरा इंटरेस्ट कैसे जागा था इसमें। ओके, बताओ, आई जस्ट वांट टू नो कैसे। आयरन मैन का आर्क रिएक्टर। किसका? ओके, आयरन मैन का ऑलराइट, आर्क ओके ओके रिएक्टर। ओके, आयरन मैन का आर्क रिएक्टर, ऑलराइट, ओके, गॉट इट। उसका सोर्स ऑफ एनर्जी भी वही था ना। ऑलराइट, ओके, चलो। देखो सी, हम कई बार सोचते हैं कि मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना हमें पढ़ाई में डिस्टर्ब, ऐसा कुछ नहीं होता। इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे,
अब देखो, आप साइंस फिक्शन देख रहे हो तो आपको उससे नॉलेज ही मिल रही है ना। यस सर, हैव यू सीन स्पाइडरमैन? यस सर, स्पाइडरमैन फर्स्ट पार्ट, यस सर। उसमें विलन कौन था? और डॉक्टर ऑक्टोपस, डॉक्टर ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस, लेकिन डॉक ऑक हाँ, वैसा डॉक होता ऑक। है। ओके, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू? वो बेसिकली अब साइबरनेटिक्स में काम करते थे और वो चाहते थे कि हम ब्रेन को एक ब्रेन का एक एक्सटेंशन बना सके। तो उससे उनने गॉट इट, गॉट इट, एक गॉट इट। इम्प्लांट। बट वो क्या कर रहे थे? ही वाज वर्किंग टू क्रिएट व्हाट? सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी किसको रिजेंबल कर रहा था? रिएक्टर्स, फ्यूजन रिएक्टर्स। लाइक सन। यस सर। एंड वाज ही एबल टू कंट्रोल इट? नहीं। बस दैट्स द आंसर। अब देखो, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की हम बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर पाना ही बहुत मुश्किल है, दैट्स द ट्रूथ। और उसमें वही चीज दिखाई कि ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट दैट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। और शायद वो है ना, एंड दैट वो जो इनिशियल पार्ट था उनमें शायद उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है जब वो रिएक्शन कर रहे थे, एंड दैट ऑल। फिर वो, हाँ हाँ, और फिर उसके वजह स्पाइडरमैन से। बीच में आता है और वो रिएक्शन रोक देता है। व्हाट ही वाज सेइंग, आई विल कंट्रोल इट, आई विल कंट्रोल इट। तो वो उसकी एनिमिटी हो जाती है स्पाइडरमैन के साथ उस चीज से। देखो, वो क्या है, दैट इज साइंस, है ना। तो उससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। इट्स नॉट एन इजी जॉब। समझ आई बात? यस सर। हैव यू सीन मार्शियन? नहीं सर। मार्शियन मूवी नहीं देखी? किसी ने नहीं मार्शियन सर। मूवी देखी है? मार्शियन, इट्स अ वेरी गुड मूवी। एक एस्ट्रोनॉट मार्स पे जाके फंस जाता है। Whenever you get time, जब भी आपके एग्जाम हो जाएं या जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, देखो। यस सर, ही ग्रोस पोटैटो। ओके, आलोक ने देखी है ऑन मार्स। दैट्स अ वेरी गुड मूवी। देखो मार्शियन, देखो, तो you'll come to realize what problems we can face when we go to different planets. Yes, interstellar and so on. Watch science fiction, it's very good. चलो, all right. Ayan, I got your source of inspiration and मुझे लगता है कि अच्छा है. You will be thinking about it in the future, and we want our students to think, and we should be inspired by people. तभी तो सोचेंगे, अगर इंस्पिरेशन ही नहीं मिलेगी तो सोचेंगे कहां से? राइट। जानवी बोली also works on water making on Mars. Okay, all right. चलो. All right, okay. चलो, I'll be ending the session here, बच्चे. I hope you are lost in space, sir. Alpha Centauri. Okay, got it. Alpha Centauri पे मत जाओ. It's very far. चलो बच्चे, I'll be ending the session here. Please keep studying. Bye bye everybody.